नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, केजीएमयू में धर्मांतरण पर धर्म। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव अब एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद में बदल गया है। कुलपति और महिला आयोग के उपाध्यक्ष के बीच उपजे इस टकराव ने लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। रिपोर्ट देखिए। क्या अनुशासन के नाम पर दबेगी महिला सुरक्षा की आवाज? संस्थान की गरिमा बढ़ी है या राजनीतिक रसूख? क्या वीसी ऑफिस में नारेबाजी करने वालों पर होगी जेल की कार्रवाई? आखिर क्यों सुलग उठा प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान? हिंदूवादी संगठनों के एंट्री और तोड़फोड़। क्या शिक्षा के मंदिर में प्रदर्शन का यह तरीका जायज? सीएम योगी तक पहुंचा वीसी बनाम अपर्णा यादव का मामला। मरीजों के बीच इस हंगामे का जिम्मेदार कौन? क्या बैकफुट पर आएंगे प्रदर्शनकारी या बढ़ेगी तकरार? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव अब एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद में बदल गया है। कुलपति और महिला आयोग के उपाध्यक्ष के बीच उपजे इस टकराव ने लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। एक तरफ कुलपति बनाम अपर्णा यादव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुशासन और आरोपों के बीच फंसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुई घटनाओं ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ संस्थान को कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद अनुशासन का हवाला देकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास, जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसमें एक मिनट, इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। वहीं कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ कर दिया कि यूनिवर्सिटी परिसर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। वीसी कार्यालय में जबरन घुसने, तोड़फोड़ करने और आपत्तिजनक नारेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराएगी। ये गिल्टी पाए गए, ये दोषित पाए गए। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन केजीएम। कुलपति ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम और परिसर की सुरक्षा में हुई चूक की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई है। विवाद अब केवल एक यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, इसमें महिला सुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थान की स्वायत्ता जैसे कई गंभीर सवाल खड़े हैं। और एक और कुलपति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर टिकी हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता के करीबी माने जाने वाले चेहरों के शामिल होने से मामला और भी पेचीदा हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। क्या अनुशासन के नाम पर दबेगी महिला सुरक्षा की आवाज?
तो साफ तौर पर आपने देखा कि केजीएमयू में धर्मांतरण पर धर्मयुद्ध है। डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, और जिस तरह से आपने रिपोर्ट में देखा कि जो वीसी बनाम अपर्णा यादव देखने को मिला, जिसको लेकर चाहे अपर्णा यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर निशाना साधा केजीएमयू पर, और साफ तौर पर हमने ये भी देखा कि जो वीसी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर अपनी बात रखी और ये बात कही कि भाई तमाम जो रिपोर्टें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई है इस मामले पर, वीसी बनाम अपर्णा यादव एक तरफ नजर आ रही हैं। इन सबके बीच कई सारे सवाल हैं, क्योंकि सियासी तौर पर भी अब तमाम तरह की चीजें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। प्रदेश में जो मेडिकल संस्थान है उसको लेकर हिंदू संगठनों के एंट्री और तोड़फोड़ भी साफ तौर पर की है। और हमारे साथ मनीष, हमारे संवाददाता, इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, केजीएमयू को लेकर में धर्मांतरण और फिर एक धर्म युद्ध साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मनीष क्या है आपके पास? जी, पहले तो अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये पूरा मामला केजीएमयू का जब से सामने आया, जिस प्रकार से ये मामला जब महिला डॉक्टर के द्वारा जो है जहर खा के जब सुसाइड करने का प्रयास किया गया, उसके बाद ये मामला उजागर हुआ और उजागर होने के बाद जो है महिला डॉक्टर देखा जाए महिला आयोग में मिली और थाने में उनके द्वारा तहरीर दी गई डॉक्टर रजीमुद्दीन के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तभी से हिंदू संगठन ने लगातार इस पर अपना विरोध जारी करते हुए धरना प्रदर्शन चालू किया, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से शुरुआती दौर में धर्मांतरण का जो है पूरा मामला सामने देखने को मिला, जिस प्रकार से डॉक्टर महिला के द्वारा जो है उनके जो बयान थे उसी के आधार पर एफआईआर हुई और एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें केजीएमयू की एक टीम भी गठित की गई थी और साथ में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो है पूरा इस मामले में जांच की जा रही थी। हालांकि जिस प्रकार से पूरे मामले को देखा जाए तो हिंदू संगठन विरोध कर रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कल की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से कल जब पूरी रिपोर्ट जो है मीडिया के सामने पेश की गई और उस रिपोर्ट में बताया गया साफ तौर से कि यौन शोषण का मामला और साथ ही साथ धर्मांतरण का मामला जो है सामने आया है और इसी के तहत जो है अब डॉक्टर के खिलाफ जो है डॉक्टर रजीम के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से देखा जाए कि डॉक्टर रजीम की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस महकमे की कई टीमें जो है छापेमारी कर रही थी। हालांकि गिरफ्तारी ना होने पर उनके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन कल शाम तक जो है पुलिस कामयाब हुई और डॉक्टर रजीम को जो है हुसैनाबाद से जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो है गिरफ्तारी से पहले की अगर घटना की बात की जाए, जिस प्रकार से जो रिपोर्ट आई और केजीएमयू प्रशासन ने जो है मीडिया के सामने रखा, उस पर जो है देखा जाए तो अपर्णा यादव ने सवाल उठा दिया और सवाल उठाते हुए साफ तौर से कहा कि डॉक्टर को हालांकि जरूर दोषी बताया जा रहा है, बाकी केजीएमयू के कई लोग जो प्रशासनिक अधिकारी या बाकी लोग हैं वो जिस प्रकार से इस पूरे मामले को दबा रहे थे उन पर उनका नाम हटा दिया गया। इसको लेकर के जो है उनके द्वारा काफी विरोध किया गया और बीसी के दफ्तर में उनके समर्थक और उनकी अगुवाई में काफी नारेबाजी की गई, जिसके चलते जो है फिर केजीएमयू के जो वहां के जो अधिकारी हैं और वो मीडिया के सामने फिर आए और उन्होंने अपना विरोध जो है पूरी तरीके से जताते हुए कहा कि अपर्णा यादव ने जो किया है। क्या बातें कही गई केजीएमयू के प्रबंधन की तरफ से? जो मुख्य बातें हैं वो साफ तौर पे क्या कही गई? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया अपर्णा यादव ने जिस प्रकार से जो भी विरोधाभास किया है उसके चलते उन्होंने उनके द्वारा जो है केजीएमयू प्रशासन के द्वारा जो है राजभवन में शिकायत इसकी दर्ज करा दी गई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उनके द्वारा पत्र लिखा गया और केजीएमयू प्रशासन ने कहा कि हाँ, इस पर जो है हम चाहते हैं कि अपर्णा यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ जो है एफआईआर तक की करने की बात की गई। जिस प्रकार से जो उनके द्वारा जो विरोध किया गया, ये एक बात सामने देखने को मिली। वहीं पर अपर्णा यादव ने भी तुरंत अपना बयान दिया। उनके द्वारा जिस प्रकार से पूरी जांच पर जो है शंका जताई जा रही थी और गलत जांच बताई जा रही थी और कई लोग को बचाने की बात की, इसको लेकर के वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गई। तो कह सकते हैं कि अब जिस प्रकार से अब
जहां पर केजरीवाल चाहता है कि इसमें जिस प्रकार से जो हंगामा हुआ बीसी दफ्तर में, तो वो उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए राजभवन के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, और जिस प्रकार से अपर्णा यादव के मौजूदगी में इस प्रकार का मौजूदगी में कार्रवाई देखने को मिली, तो वहां से एक पत्र भी लिखा गया। वहीं पर अपर्णा यादव के द्वारा जो मुख्यमंत्री से मिला गया, उनका साफ तौर से उनका भी आरोप है कि केजरीवाल प्रशासन जो है कई लोग को जो है जांच के दौरान उनके नाम हटा दिए गए, उनके द्वारा बचाया जा रहा। अब अगर ये देखा जाए जिस प्रकार से, अब ये देखना कि आज मुख्यमंत्री हालांकि आज प्रयागराज में है और अपर्णा यादव ने भी अपनी सारी बात जो है मुख्यमंत्री के सामने कल रखी है, वहीं पर जिस प्रकार से और केजरीवाल प्रशासन का कहना है कि जो हमारी जो जांच रिपोर्ट थी वो भी हमने मुख्यमंत्री को भेज दी। अब ये देखना है कि दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या आगे का एक्शन लेते हैं, दोनों पक्ष सुनने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले पर, यह बहुत अहम बात होने वाली है। क्योंकि हिंदू संगठनों की इसमें एंट्री हो गई है, प्रबंधन ने अपनी तरफ से बात की है, अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची हैं, और हमने देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी तहरीर दी है। मैं मनीष आपके पास आऊंगा। रत्नेश मिश्र बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। ताहिरा हसन सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। ताहिरा हसन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सबसे पहले रुक करते हैं रत्नेश मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जो केजीएमयू में वीसी बनाम जो अपर्णा यादव चल रहा है, धर्मांतरण को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, और जिसमें दोनों ही अपनी जगह एक तरह का धर्म युद्ध हम देख रहे हैं चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर रत्नेश मिश्रा जी? देखिए, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, केजीएमयू में जो बातें चली, वहां पर वीसी की तरफ से जो बात की गई और जो माननीय उपाध्यक्षा महिला आयोग की तरफ से जो बात की गई, वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन जो मुख्य बात है कि जिस प्रकार से एक बच्ची को बहला फुसलाकर उसका यौन शोषण किया जाता है, उसके ऊपर धर्मांतरण करने का दाव बनाया जाता है, और जब यौन शोषण किया जा रहा था तो केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन कहा था, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या केजीएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं देखना चाहिए था कि उनके परिसर में क्या चल रहा है, कैसी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां पे एक डॉक्टर वाहिद अली है जो अपने डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई जा रही है। उनके ऊपर भी अन्य डॉक्टरों और छात्रों ने बताया कि वो इस्लामिक तकरीरें करवाते हैं। तो क्या केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन उस समय कहा था जब एक शिक्षा के केंद्र को इस्लामिक तकरीरें करवाने का केंद्र बना दिया गया था? तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने तो चूक की बातों को पकड़ने में, और उसी बात को लेकर उनके बीच क्या होगा। लेकिन जहां तक डॉक्टर रमीज की बात है, डॉक्टर रमीज को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और डॉक्टर रमीज के साथ वही बात, जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई हो रही है, और अगर इस तरह का मामला जो आप धर्मांतरण का जिस तरह के आरोप हिंदूवादी संगठन लगा रहा है, तो भाई सरकार आपकी, सत्ता आपकी, जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो फिर तोड़फोड़ क्यों? आरिश जी, हिंदू संगठन और मैं नहीं लगा रहे आरोप धर्मांतरण का, ये पीड़िता का बयान है। ठीक है, पीड़िता का बयान है कि मेरा जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। ठीक, आपका कहना ये है रत्नेश जी, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि केजीएमयू में एक रैकेट चल रहा है ना, आप ये कह रहे हैं धर्मांतरण का एक पूरा नेक्सस चल रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? अभी आपने जो कहा उससे तो यही समझा जाए। नहीं, नेक्सस तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमने तो अभी नहीं, अभी फिलहाल अगर केजीएमयू की बात करें, आप ये मान रहे हैं कि नेक्सस चल रहा है? अब मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ अजहर जी, थोड़ा सा तो समय दे दीजिए। अरे मैंने आपको समय दिया तो बोलिए। अब मैं जवाब देता हूँ। आपकी स्क्रीन से ही मुझे गायब कर दिया गया। नहीं, स्क्रीन से आप कहाँ, आप देखिए स्क्रीन से गायब नहीं है, गायब करा, किसी और को चला दिया गया। भाजपा का प्रवक्ता बैकग्राउंड में बोलता रहेगा, आपका चैनल खुद ही नहीं चलाना। नहीं, ये आपका वहम है। आप स्क्रीन पर आएंगे भाई, आपकी आवाज तो आ रही है। तो कब आऊंगा जब मैं अपनी अरे रत्नेश मिश्रा जी, ये जो पैटर्न है, ये पुराना हो गया, नया पैटर्न लाइए, ये पैटर्न पुराना हो गया सर। आपको मौका दे रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं आपकी, और क्या करें? नए भारत का नया प्रवक्ता हूँ, जो नई तरीके से जवाब देता है। नहीं, लेकिन ये पुराना पैटर्न है, नए पे आइए। हाँ बताइए। आप सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, ये जो डॉक्टर रमीज का जो बात है, जो क्या नाम है,
उसका भी हमने जब तलाशा, ठीक है, रमीज पहले ये बताइए अब आप टीवी पे दिख रहे हैं कि नहीं, पहले बताइए आप स्क्रीन पर आ रहे हैं? दिख गया। अब आप देखिए, अब आपको मैं तभी लूंगा जब आप स्क्रीन पे दिखेंगे, ठीक है? वो कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं, उन चीजों को समझने की जरूरत है। ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है, इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने कोई मतलब नहीं। अब जब आप दिखेंगे तभी सवाल लूंगा, ठीक है? चलिए, मैंने स्पष्ट कर दिया, लोकतंत्र में मैंने अपना विरोध दर्ज कराया नहीं जरूरी है, मैंने स्पष्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए। अब देखिए ये रैकेट किस प्रकार चला। डॉक्टर रमीज की जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में एक धर्मांतरण का रैकेट जो डिस्क्लोज किया गया था झांगुर बाबा वाला, जांच में ये भी पता चला है कि डॉक्टर रमीज झांगुर बाबा के भी कनेक्शन में था और उससे भी उसके संबंध निकलकर सामने आ रहे हैं। और तीसरी बात, जो इनके पिताजी है डॉक्टर रमीज के सलीमुद्दीन, उन्होंने खुद 4 शादियां की है और चारों शादियां उन्होंने हिंदू महिलाओं से की हैं। और ये एक तरह से पूरा का पूरा इनके परिवार में एक रैकेट चल रहा था। और सलीमुद्दीन ने अपने बेटे को एक बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि तुम्हें हिंदू बच्चियों को बरगलाकर और उनको धर्मांतरण करवाना है। डॉक्टर रमीज उसी को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो अब तो ये तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो डॉक्टर रमीज का भंडाफोड़ हो गया। नहीं, पिछली सरकारों में रहते हुए उसके पिता ने 4 हिंदू महिलाओं से उसकी माँ का नाम क्या कहते हैं, खदीजा कर दिया है हिंदू महिला का नाम। किसी ने कोई इंटरप्शन नहीं दिया, उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी सरकार है और मैं बता देते हैं, किसी भी बच्ची के साथ जबरन धर्मांतरण की घटना को हम सहन नहीं करेंगे। और डॉक्टर रमीज के साथ ऐसी कार्रवाई की जाएगी आरिफ सजाद जी, जैसे हमने झांगुर बाबा का। बहुत अच्छी चीज, आप कार्रवाई कर, ठीक है रितेश भाई, बात आ गई आपकी, ठीक है? अतुल यादव जी जुड़े, अतुल यादव जी क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अति महत्वाकांक्षी होते हैं। ये घटना आप देख पा रहे होंगे कि महत्वाकांक्षा के तहत सरकार इनकी, आयोग भी इनका, जांच दायरा भी इनका, तोड़फोड़ भी आप बता रहे हैं, आपके चैनल के द्वारा बता रहा कि वहां पे गाली गलौज या तोड़फोड़ या जो जैसी स्थिति बनी वो भी इन्हीं के लोग। तो संस्थाओं में जा करके वहां भयभीत करने का उपाय किया जा रहा है या डराया धमकाने, कुलपति को डराने धमकाने की कोशिश करी जा रही है। क्या यह न्याय प्रक्रिया के तहत उचित है? क्या लोकतंत्र के माध्यम से उचित है कि अगर कोई महिला आयोग की माननीय उपाध्यक्ष जी वहां जाएं, उनके समर्थक वहां गाली गलौज वाली स्थिति पैदा करें या तोड़फोड़ जैसी जो आपके चैनल के द्वारा बताया जा रहा है, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित है? वो एक चिकित्सा जैसा संस्थान है, उचित संस्थान है। अगर वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो उचित नहीं। और देखिए, मैं आऊंगा, मैं अब दर्शकों को बता दूं कि प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, व्यवहार, नाजेबाजी, तोड़फोड़ और जबरन प्रवेश बर्दाश्त नहीं है। स्टैंड लिया। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी रिपोर्ट हम भेजेंगे जो चीजें हुई है। फिलहाल अतुल दुबे जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं तारा सिंह जी आपके पास आता हूं। जी, तो मेरा मानना है कि माननीय कुलपति जी के द्वारा वहां पर मेरी समझ से अगर ये विपक्ष करता तो वो तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराती है। अगर उनके द्वारा भी अगर दबाव में आकर के रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा रही, ये भी गलत बात है। अगर चाहे महिला आयोग की उपाध्यक्ष जी हो या कोई और भी हो, अगर संस्थान में कोई भी गतिविधि ऐसी होती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है तो वहां पर रिपोर्ट भी संबंधित थाने में दर्ज कराई जानी चाहिए। रही बात जांच का दायरा, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? अभी रत्नेश जी जो मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मेरठ में जो घटना घट गई, इस पे इनकी आवाज नहीं खुलेगी क्योंकि किसी दलित समाज के साथ हुआ है। मैं आता हूं। अरे सुनिए, सुनने की जल्दी मैं नहीं बोला। तो अगर जहां धार्मिक बात आ जाए, हिंदू मुस्लिम आ जाए, तो जुबान लंबी लंबी चलती है, लंबी चलती है। लेकिन किसी दलित के साथ या किसी व्यक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित समाज के, अनुसूचित जाति समाज के लोगों, चलिए मुख्य बात आ गई विपक्ष होने के नाते मैं इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन पहले सबकी प्रतिक्रिया। तारा हसन जी, आप किस तरह से देखती है इस मामले को? जल्दी से मैं देखिए रितेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, अतुल यादव जी का काउंटर जरूर लूंगा। मैं डिबेट नहीं खत्म करूंगा, तब तक मैं खत्म ही नहीं करूंगा डिबेट, ठीक है? लेकिन मैं चाहूंगा कि सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। तारा हसन जी जल्दी से बोलें।
जी जी जी, मैंने देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे यहाँ बालिग लड़के लड़कियां शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है वो शादी। मैरिज जो होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है। उसमें ना लड़की को अपना धर्म बदलने की जरूरत है और ना लड़के को बदलने की जरूरत है। प्यार में, मोहब्बत में, प्रेम में कोई धर्म देख के नहीं होता है। तो जाहिर है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जब लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत दे दी है तो ये तो इंटर रिलीजियस मैरिज की बात आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इसमें इस तरह की धोखाधड़ी है तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा लोकतंत्र का हम हिस्सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो वहां पे तो लिखा हुआ है ईच एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। उसमें कुछ नहीं है, सब बराबर हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी किताब है हम भारतीयों के लिए, इस पे हमें गर्व है, अपने सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा होने पे गर्व है। तो आप ये बताइए कि तोड़ फोड़ की वहां कहां गुंजाइश होती है? क्या ये अनारकी है? ये इंस्टीट्यूशन जो केजीएमयू है ना, ये भी सरकार के अंडर आता है। सही बात, इसकी देखरेख भी सरकार के अंडर में होती है। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने भी सुना है, वो संज्ञान लेंगे इसमें, बिल्कुल लेंगे। जो उसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो जो भी होगा उस तरह का संज्ञान लेंगे ये बात मुख्यमंत्री जी। हाँ, लेकिन आप अपने अंदर अपने हाथ में कानून ले लेंगे सबसे बड़े लोकतंत्र में, तो आप लोकतंत्र को क्या समझ रहे हैं भाई? ये पॉइंट ये बड़ी बात आपने कही। ये सवाल भी मैं पूछूंगा कि लोकतांत्रिक पद्धति में, जिसका खुद बात रत्नेश जी कह रहे थे, आखिर वो हाथ में ले लेना, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से तोड़फोड़ करना, ये कितना जायज है? मैं आऊंगा इस पर। सुमन गुप्ता जी, आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखती हैं, केजीएमयू में जो कुछ हो रहा है? हाँ, सुमन गुप्ता जी बोले, फिर मैं अंजू प्रजापति जी के पास आऊं। हाँ मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मनीष, हेलो। हाँ, सुमन गुप्ता जी बोले। हाँ, सुमन गुप्ता जी बोले। हाँ जी, ये सारा प्रकरण जो हो रहा है इसमें मैं तो ऐसा समझ रही हूँ कि इसमें राजनीति काफी हद तक जिम्मेदार है और राजनीतिक कारणों से ही ये सब हो रहा है। जहां तक किसी के धर्मांतरण का प्रश्न है, धर्मांतरण हमारा संविधान भी ये कहता है कि जहां तक जब हम बालिग हो जाते हैं तो हम जिस धर्म को चाहे उस धर्म को ऑप्ट कर सकते हैं, मैंने उस धर्म को हम स्वीकार कर सकते हैं। सवाल ये है कि हमें कोई जबरन ना इसके लिए जबरदस्ती ना करे, ये सवाल उठता है, तब कानून का प्रश्न आता है। अच्छी बात की। और जहां तक इसका सवाल है कि हम जब हम पैदा होते हैं तो हमारा धर्म क्या होगा, ये निर्णय करने का, हम किस जाति में पैदा होंगे, ये निर्णय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम बाई चांस जिस घर में पैदा हो जाते हैं उस घर में ही वही हमारा धर्म हो जाता है, वही हमारी जाति हो जाती है और उसी के संस्कृति, धर्म और जितने भी इसके साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद जब हम बालिग हो जाते हैं तभी हमारे साथ ये प्रश्न आता है। तो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि भाई किसी को जबरन बरगला दिया गया। कारण बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। वो कारण जैसा कि अभी ताहिरा जी ने भी ये बात बिल्कुल सही कही कि जो हमारा संविधान है जहां इक्वलिटी की बात करता है वही हमें धार्मिक स्वतंत्रता देने की भी बात करता है। ठीक है। तो जहां तक किसी कुछ लोगों द्वारा अपनी राजनीति को पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हो गया है ना कि हर जगह हुड़दंग मचाओ और हर जगह जाकर के हर प्रश्न को जाकर के तोड़ फोड़ और अपनी ताकत को इसलिए दिखा दो। ये बात अच्छी कही कि ये आपने बहुत ये बात सही कही। इसी पे बात पे चल रही कि भाई तोड़ फोड़ का क्या मतलब, जब कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें, प्रशासनिक जवाबदेही है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी चलिए मानते ठीक है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप इस तरह से कि एक जगह पर तोड़फोड़ की जाए, नारेबाजी की जाए,
मैं आऊंगा इस पर। हमारे साथ अंजू प्रजापति भी जुड़ी हुई है। सारा इंस्टीट्यूशन को मेरा ये कहना है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन सारे इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश करने पे ये लोग तुले हुए हैं। ठीक है। ये मेडिकल कॉलेज जो इतना प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है उसको भी ये लोग सत्यानाश करना चाहते हैं। असली बात तो ये है। चलिए अब मैं जवाब ले लेता हूं। अंजू प्रजापति जी जल्दी से आपका भी मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया जाए, फिर मैं रत्नेश भाई आपके पास आता हूं। अंजू प्रजापति जी सदस्य हैं महिला आयोग की, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल साफ तौर पे उठ रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, उन सब के बीच अब सियासी रूप एक तरह से ले रहा है ये पूरा प्रकरण, क्या कहेंगी अंजू प्रजापति जी? जो हुआ है वो तो गलत ही हुआ था वहाँ पर, और जबकि उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। और महिला आयोग का काम बेसिकली है कि अगर महिलाओं के साथ कहीं भी कोई इस तरह का अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हो और उसमें कहीं भी कोई लापरवाही नहीं हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वहां पर जो तोड़फोड़ हुई है वो गलत हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रशासन ने संज्ञान लिया था और उस पर कार्रवाई हो रही थी। अब वहां की एक्चुअल स्थिति क्या थी, माननीय उपाध्यक्ष क्योंकि वहां पर गई हुई थी तो वो बेहतर स्थिति वही बता पाएगी ऐसा क्या हुआ कि उनके समर्थकों के द्वारा इस तरह से किया गया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें इस तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात है। रत्नेश मिश्रा जी जवाब दें एक एक करके। देखिए आरिफ जी, बिना इंटरप्शन जवाब सुनिएगा, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। सुनिए। सबसे पहले मैं ताहिरा हसन जी की बात का जवाब दूंगा। ताहिरा हसन जी ने कहा ये लोकतंत्र है, एग्री पर्सन इज इक्वल, और यही बात वरिष्ठ पत्रकार महोदया गुप्ता जी, सुमन गुप्ता जी ने भी कही। बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यहाँ पर चलता है, और इसीलिए ताहिरा हसन जी और सुमन गुप्ता जी की बात का मैं समर्थन करते हुए कहता हूं कि भारत में सभी नागरिकों के लिए उसी संविधान में बताई हुई समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। और ये दोनों लोग उसका समर्थन करेंगे क्योंकि दोनों ने माना है कि भारतीय संविधान का शासन यहाँ पर है। तो ताहिरा हसन जी का और सुमन गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में और भारत में समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। ताहिरा हसन जी को इससे कोई समस्या नहीं है, सुमन गुप्ता जी को इससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि पॉइंट पे आइए, पॉइंट जो कहा उस पर बताइए, जवाब दीजिए। मैं समझ गया, मैं दूसरे पॉइंट पर भी आ रहा हूँ। और जहां तक इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट तब लागू होता है जब दोनों लोग विवाह करने के लिए तैयार हों। और यहाँ पर पीड़िता ने सीधा कहा कि जो जिसके ऊपर आरोपी है उसने विवाह करने से मना किया और मुझे कहा विवाह तभी करूंगा जब धर्मांतरण कर लोगी, तब या तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। आर्टिकल 25 के तहत जो हमें किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका आचरण करने वो ये कह रहे, एक पॉइंट उन्हीं ने अहम ये एक पॉइंट मेरा तो सुन लीजिए, प्लीज आपका मैं सवाल ले लूंगा, मेरी बात आ जाए, मैं सवाल ले लूंगा। जो आर्टिकल 25 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या कहते हैं, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन उसी का इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण इस अधिकार का भाग नहीं होगा। धर्म का पालन करने के, प्रचार करने की और आचरण करने की प्रक्रिया में धर्मांतरण शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना उसका इंटरप्रिटेशन। मेरा सवाल अब मेरा सवाल सुन रहे थे, आप कहीं और जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, मैं लाना कहां जाता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको धर्मांतरण वहां पर, आपने जैसा कि कहा कि गिरफ्तारी भी हुई है, मेरा कहना यह है कि जो हंगामा हुआ है साफ तौर पर, जिसको लेकर केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद कह रही हैं कि वीसी कार्यालय में घुस पर आपत्तिजनक नारे लगाना, तोड़फोड़ करना, ये तमाम चीजें किस हद तक जायज है, मैं ये जानना चाहता हूं। भाई सरकार आपकी, सिस्टम आपका, धर्मांतरण का नेक्सस चल रहा है, तोड़ेंगे आप, तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों? संस्था की गरिमा, जो बढ़ी हुई संस्था की गरिमा है, उसको तार-तार करना क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं, धर्मांतरण कहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत है भाई, जबरदस्ती कहीं हो रहा है, गलत है, मैं खुद कह रहा हूं। इस पे जवाब दीजिए, ये बात है। हाँ ठीक, अब आवाज नहीं आ रही है, आवाज मैं चाहूंगा रत्नेश भेज दिया गया ना, अब जेल भेज दिया गया। आरोपी को क्यों नहीं जेल भेजा जाएगा? आरोपी को जेल भेजने से कौन सा नहीं ऐसा करने का विरोध तो नहीं करेंगे आप लोग?
देखिए एक एक करके बोलिए। मैं देखिए सुमन गुप्ता जी मैं आऊंगा आपके पास। सुमन गुप्ता 1 मिनट रुक जाए, मेरी बारी में सुनिए। मैं आरिफ जी आपकी बात का जवाब बोलिए। लेकिन और मेरे सपा के साथी कह रहे थे कि वहां पर जो हंगामा हुआ उसके लिए जो क्या कहते हैं जिम्मेदार है महिला आयोग के उपाध्यक्ष, उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा मुकदमा होना चाहिए, जेल जाल वाली बात नहीं बोली। अपने आप ना आपको ना सुन, या तो सुनाई नहीं पड़ता मिश्रा जी, ज्यादा विद्वान हो आप, या ज्यादा कानून में पढ़ा करो। मैं भी वकील हूँ, कानून बात करता हूँ। मैंने तो बोला कि मतलब जेल भेज देना चाहिए। मैंने कहा सरकार आपकी जांच वहां जाके हंगामा आप करेंगे क्या? मुकदमा लिखने की बात की। मैंने कहा अगर वहाँ पे गलत कोई अगर तोड़-फोड़ हुई है तो कुलपति महोदय के द्वारा देखिए सुनिए अतुल यादव जी एक मिनट, अतुल यादव जी रुक जाए। रत्नेश जी अपनी बात को पूरा करें। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं होगी उतनी मेरी। अरे ठीक है, व्यक्तिगत जाने की जरूरत आप लोग को नहीं, व्यक्तिगत मत जाइए। रत्नेश मिश्रा जी जल्दी से पूरी करें बात, जल्दी से। तुम ऊंची जगह तुम बैठे हो, ऊंची जगह मैं बैठा हूं, मतलब तुमसे लगभग 25 साल आगे हूं। ठीक बताओ भारतीय ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता बदलिए। अब एक दर्शक जुड़ गए गिरीश जी हमारे साथ। मैं चाहूंगा तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं। गिरीश जी अपनी बात को रखे जल्दी से। गिरीश जी बात कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर हमें 3 बातें नजर आई। क्या? एक तो ये कि मैं योगी साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमने ऑब्जर्व किया अपर्णा यादव इस पोस्ट के लायक साबित नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि अब उनका फैसला आप स्वयं करिए। और दूसरी बात यह है कि ये सुनने में आ रहा है इनकी बातचीत से कि कुछ वहाँ पे गैंग है जिसको उनकी मदद कर रहा था अपराधियों की। तो इसका आप इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस से कराइए। अगर कोई गैंग वहाँ है और वो मदद कर रहा था तो उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। अब तीसरी बात है कि यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनकी FIR यूनिवर्सिटी की कुलपति दायर करें और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी संस्थान में घुस के किसी को भी अधिकार नहीं है तोड़फोड़ करने का। बहुत अच्छी बात आपने कही। 3 बातें हैं इसमें, योगी साहब आप ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी बात गिरीश जी आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और मैं चाहूंगा कि हाँ ठीक है, एक मिनट सब लोग रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। अतुल यादव जी भाई 1 मिनट रुक जाए। रत्नेश मिश्रा जी देखिए ऐसा देखिए 1 मिनट रुक जाए भाई। अरे आप लोग मेरी नहीं सुन रहे? अरे 2 मिनट रुक जाए भाई, मैं म्यूट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है चलिए मैं आता हूँ। एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा भाई। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कौन क्या बोल रहा है। मैं आता हूं आपके पास सब लोग। तायरा हसन जी मैं चाहूँ। हाँ ठीक, तायरा हसन जी बोले। अतुल यादव जी रत्नेश मिश्रा जी व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, म्यूट कर दिया जाए सभी को। देखिए सब म्यूट कर दिए गए। अब आप दिख भी नहीं रहे, म्यूट हो गए। ऐसे नहीं बात होगी ना भाई। अतुल यादव जी 1 मिनट चुप हो जाइए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। तायरा हसन जी बोले। तायरा हसन जी अतुल यादव जी रत्नेश मिश्रा जी, अगर आप लोग आपस में 1 to 1 करेंगे तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जो मुख्य सवाल है मैं चाहूंगा उस पर रोशनी डाली जाए। जो मुख्य सवाल है उस पर रोशनी डाली जाए। बेफजूल की बहस करने का कोई अर्थ नहीं होता है। हम आज बात कर रहे हैं, शिक्षक संस्थान है, राजनीतिक या वैचारिक प्रदर्शन जो वहां पर हो रहा है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। बात होने दीजिए। तायरा हसन जी अपनी बात को बोले जल्दी से। जी मैं कह रही हूँ यहाँ पर्सनल किसी की बात थोड़ी हो रही है। हाँ। यहाँ बात हो रही है सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून से चलता है, वहाँ किस तरह से कानून और इंस्टीट्यूशन अपना काम करेंगे। मैंने कहा था पहले भी KGMU एक नामी इंस्टीट्यूशन है, वो सरकार का है भाई। आप इस तरह से बोल के सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। आप समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं तायरा जी? में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब भाई वहाँ की जो VC आते हैं कौन आप अपॉइंट करते हैं कि हम करते हैं? तो भाई पूरी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद आप समर्थन करेंगे? योगी जी समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, आप करेंगे? हाँ भाई आप नागरिक संहिता कहीं के पीछे पड़ जाइए, करते हैं। आप बताइए, आप
आप बताइए, एवरीबडी इज इक्वल, महिलाओं को भी इक्वल राइट होना चाहिए। अब आप बताइए, अब आप बताइए, आपकी सोच समझ से ये बात शुरू किया, आपको पता ही नहीं यहाँ बहुत महिलाएं बैठी हैं, चाहे सुपर देश हो, उत्तराखंड में लागू नहीं है क्या समान नागरिक संहिता? ठीक, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। रतेश मिश्रा जी, रतेश मिश्रा जी, तायरा से रतेश मिश्रा जी, देखिए अतुल यादव जी, जब देखिए मैं चाहूंगा 1 मिनट, सब लोग प्लीज, सब लोग, मैं जब आपके पास आऊं आप अपनी बात रखिए ताकि के सही तरीके से बात आ, जो सही तरीके से उस बात का उस बात को लेकर प्रतिक्रिया भी आए। भाई संवाद अच्छा होना चाहिए। रतेश मिश्रा जी, रतेश मिश्रा जी, देखिए मैं सब शांत है, सब अभी चुप है। मैं चाहूंगा संवाद बहुत बेहतर तरीके, वो संवाद का कोई मतलब नहीं जिसको कोई समझे ना, कोई मतलब नहीं जिसको कोई समझे ना। 1 मिनट रुक जाइए, मैं चाहूंगा एक का वर्जन आता जाए, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लूंगा। सुमन गुप्ता जी बोले, फिर मैं अतुल जी आपके पास आता हूँ। सुमन गुप्ता जी जी, आरिश जी, हाँ बोलिए। अगर आपने यहाँ पे रत्नेश मिश्रा को हम लोग के लिए डिबेट के बजाय आपने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए रख लिया हो, विशेषज्ञ के तौर पे, तो वो बात अलग है। तो हम लोग को मत बुलाया करिए, आप उनकी बातें सुना करिए, और आप बेहतर होता कि आप रत्नेश मिश्रा और आप स्वयं भी इस बहस को चला लेते। हम लोग की कोई जरूरत नहीं थी। रत्नेश मिश्रा, अब देखिए मैंने इसीलिए सबको शांत करा दिया सुमन गुप्ता जी, और आपको मौका दिया। आपके मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद कहा, देखिए नहीं, मैं बताइए, नहीं सुमन गुप्ता जी, मैं बताइए, मैं खुद कह रहा हूँ कि कोई भी, मैं खुद कह रहा हूँ डिबेट को किसी को हाईजैक करने की जरूरत है। अपनी अपनी बात रखिए, जनहित का मुद्दा है, ठीक है। रतेश मिश्रा जी, ये तरीका ठीक नहीं है, मैं आप मौका नहीं। सुमन गुप्ता जी आने वाली है, आप लोगों की गुंडागर्दी जनता हाँ, नहीं अतुल जी 1 मिनट रुक जाए। सुमन गुप्ता सब समझती है। हाँ, आप लोगों को उत्तर प्रदेश में विकास से कोई लेना देना नहीं, चिकित्सा क्षेत्र से कोई अरे अतुल जी मैं आपके पास आऊंगा भाई, मैं आपके पास। सुमन गुप्ता जी बोले, फिर मैं आगे बढ़ूं। सुमन गुप्ता जी, मैं चाहूंगा जिसको मौका दिया जो वही बोले। हाँ, ऐसा है कि ये जिस व्यक्ति को आपने इस तरीके से भाषण देने के लिए बुलाया है, इसके विरोध में मैं आपके इसका बायकॉट करती हूँ। शुक्रिया। ठीक है, ये व्यक्तिगत आजादी, ये व्यक्तिगत आजादी है। सुमन गुप्ता जी, आप जा भी सकती है, ये आपकी व्यक्तिगत आजादी है। कोई इंसान अगर डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता या किसी को नहीं, वो व्यक्तिगत उसकी आजादी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन गुप्ता जी आपका जुड़ने के लिए। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रतेश मिश्रा जी, सवाल मेरा वही है, क्या चिकित्सीय संस्थान को राजनीतिक और वैचारिक प्रदर्शन कितना वहां पर जायज है? मेरा सवाल आपसे ये, रतेश मिश्रा जी। देखिए आरिश जी, भाई इसी पर रहिएगा, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब दीजिएगा बस, ज्यादा। हाँ बिल्कुल। आरिश जी, किसी भी संस्थान में लोगों को अपनी बात दर्ज कराने का अधिकार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया इसी बात के लिए गई थी कि वो बीसी महोदया के समझ जाकर इस मामले की बात को उठाएंगे। बीसी महोदया ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वो वहां से वापस आ रही थी, उनके कुछ समर्थक जैसे की सूचना है उग्र हो गए, उन्होंने वहां पर दरवाजा खोलकर घुसने की कोशिश की। उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी कानून की जांच के मुताबिक। तायरा आसफ जी कह रही कि इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जो कार्रवाई होगी विधिक वो की जाएगी, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उस संस्थान में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक बच्ची का यौन शोषण कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन को पता तक नहीं है, तो और वो बच्ची तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? का क्षेत्राधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, तो ये कहाँ किसकी खामी है? अगर धर्मांतरण हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, नहीं तो सोनिया नित्यानंद जी को जवाब देना चाहिए। शायद अपर्णा यादव जी यही जवाब लेने गई थी, जिसको देने से वो भाग रही थी। ठीक है, चलिए, इसीलिए उन्होंने अपने एचओडी को बचाया। चलिए, जो उनका डॉक्टर, चलिए अतुल यादव जी बोले, अतुल यादव जी, रत्नेश मिश्रा जी की बात पे अतुल यादव जी मैं जवाब देता हूँ। रत्नेश मिश्रा जी नहीं कह पा रहे हैं कि अगर देखिए कहीं कोई संस्थान है, संस्थान की एक गरिमा होती है, अगर वहां कोई घटना घटी है तो उसकी जांच होती है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके लिए अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है तो पुलिस उसकी कार्रवाई करेगी और कानून अपने दायरे में जो भी संवैधानिक जो हमारे जो न्यायालय के माध्यम से जो भी पैरवी करेंगे, जो भी सजाओं का प्रावधान होगा उसे माननीय न्यायालय तय करेंगे। लेकिन अगर वहां पर कोई भी महिला आयोग की चाहे उपाध्यक्ष हो या अन्य कोई भी हो,
अगर वहां पर जा करके नारेबाजी करना, ये कहां तक उचित है? सरकार भी इनकी और महिला आयोग भी जो है वो भी, उसकी नियुक्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही करी गई है। तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर जो सरकार भी इनकी, अगर वहां पर लोगों को डराने का या एक वर्ग को डराने का या प्रतिष्ठान के लोगों को डराने का या मतलब उस संस्थान के लोगों को डराने का या कुलपति को डराने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसका रत्नेश मिश्रा जी समर्थन करते हैं? ठीक है, चलिए। हाँ, अतुल यादव जी बात आगे। अंजू प्रताप, नहीं रत्नेश मिश्रा जी रुक जाइए। तो अंजू प्रजापति जी, आप किस तरह से देखती है? एक तरफ जो संस्था में राजनीतिक और वैचारिक प्रदर्शन, हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। अगर धर्मांतरण हुआ है, हम ये मानते हैं कि उस पर एक्शन हो, कार्रवाई हो। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं हम लोग, साफ तौर पे ये बात की जाए। जबरन धर्मांतरण के कौन नहीं खिलाफ है? हर आदमी खिलाफ। लेकिन अंजू प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंचे? अंजू जी, अंजू जी, हाँ अंजू जी बोले। क्षमा करें, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई हूँ। अंजू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, अगर जिस तरह की बात आपने सुनी डिबेट में चल रही है कि भाई एक नेक्सस काम कर रहा है केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर, उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी सब कुछ हो रही है। लेकिन ये जो किस्म की राजनीति अब होने लगी है कि किसी संस्था के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करना, नारेबाजी करना, इसको लेकर क्या कहेंगी आप? नहीं, कार्रवाई तो हो ही रही है और प्रशासन ये जो अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे विषयों पे तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहां पर महिलाओं का सम्मान जुड़ा हुआ है। और स्पेशली जब लव जिहाद की बात आती है, पूर्व के कुछ वक्ताओं ने कहा भी, लेकिन लव जिहाद एक मोटिव के तहत किया जा रहा है। स्वतः शादी कोई महिला कर रही है, उसकी स्वतंत्रता है, किसी धर्म में कर सकती है। लेकिन उस महिला को एक प्लान करके फंसाना, शादी करना, उसके बाद धर्मांतरण करना, वो गलत है, कानूनन भी गलत है अपने यहाँ। और जो कार्रवाई हुई उसमें आयोग ने जवाब भी मांगा था, आयोग की तरफ से कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन हाँ, वहां पर जो तोड़फोड़ हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। वो एक संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही थी, तो तोड़फोड़ तो गलत हुई है, वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तोड़फोड़ नहीं होनी। ताहिरा हसन जी, फाइनल कमेंट में चाहूंगा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, मैं विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और महिलाओं के मुद्दे उठाती रहती हूँ, अंजू भी जानती है और सभी जानते हैं, सुमन तो चली गई। तो यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है कि किसी लड़की को धोखे से देकर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, वहां तो हम खड़े रहे। मेरा कहना है कि जब एक इंस्टीट्यूशन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम शुरू कर दिया, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, तो आप इंस्टीट्यूशन को भी उंगली उठा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठा रहे हैं। सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिस जो राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, उस पे भी बीजेपी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के प्रवक्ता जब बैठते हैं तो वो क्या संदेश देते हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री के लिए क्या संदेश देते हैं और क्या संदेश देते हैं वो इंस्टीट्यूशन के लिए। अब मैं एक सेकंड भी आपको नहीं सुनना चाहती। आप जब अपने प्रदेश के भी नहीं है, आप अपने इंस्टीट्यूशंस के भी नहीं है, आप खाली एक राजनीति करने बैठ गए हैं, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये आपका जो कहना है ना, ये ना मुख्यमंत्री का कहना है ना एडमिनिस्ट्रेशन का कहना, सब अपना काम करते हैं। पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद भयानक कृत्य किया है, जिसने कृत्य किया है, हीनियस क्राइम किया है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई महिला ये नहीं कहेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात ताहिरा हसन जी ने कही और उसी बात को मैं देखिए सवाल के तौर पे आगे लेकर आ रहा हूँ। हाँ, ये बात बहुत अच्छी की। उन्हीं ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो जबरन धर्म परिवर्तन कराते। इस चीज के हर आदमी खिलाफ है रत्नेश मिश्रा जी। सवाल ये है कि तोड़-फोड़, सवाल ये है कि जो राजनीति में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आपत्तिजनक नारे वहां पर लगाए गए, पर्सन की शांति भंग करी गई, इसको लेकर क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? क्या इसको क्यों नहीं कह रहे कि हाँ ये गलत है? क्यों नहीं कह रहे? आरिफ जी, ताहिरा हसन ने कहा मैं प्रत्येक हिंदू की वकालत करता हूँ, करता था और करता रहूंगा, डंके की चोट पर करूंगा। मेरी किसी भी और मैं सारे इंसान की, सारे भारतीयों की वकालत करती हूँ और करती रहूंगी। हर भारतीय मेरा है।
उसके साथ खड़ा हम हर भारतीय के साथ खड़ी रहूंगी। उसको और आप अपना कहते रहिए। अपराधी को कोई भी अगर बचाने का प्रयास करेगा उसका डंके की चोट पर विरोध अरे करूंगा। डंके भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक हिंदू की आपको भी कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, आप सुन भी नहीं है और आपकी बात लगता है कि आप नहीं रितेश मिश्रा जी, मुझे रोकना पड़ रहा है, लेकिन आप समझे चीज। नहीं रितेश ये तो पहले ही कह दिया गया करते हुए बचाने का प्रयास किया जाएगा, उसका विरोध करूंगा। अरे आप मुझे लग रहा है ज्यादा भावनाओं में। रत्नेश मिश्रा जी, कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए ठीक है, बात आ गई। रत्नेश मिश्रा जी, मैंने तो पहले ही कह दिया कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक सेकंड को आपने सुना नहीं? आपने स्पेशल मैरिज एक्ट का क्यों उल्लेख किया? फिर आप कहते हैं कि क्या उस महिला ने आरोप लगाया, आपने अपराधी को स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा देकर बताने की कोशिश इसी डिबेट में की। आप मुझे मूर्ख तो उसको क्या? अरे आराम से रत्नेश मिश्रा जी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, आराम से बोलिए, बात आ जाएगी। आप देखिए, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं रत्नेश मिश्रा जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं रत्नेश मिश्रा जी, ये इस बात के लिए मैं भी सहमत हूँ। बात करने का एक तरीका होना चाहिए, इस बात को मैं भी मानता हूं और इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, एक तरीका होना चाहिए। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है सर, इतना चिल्लाने की बात की जरूरत नहीं है। बात आप रखो अपनी, रखिए अपनी सही तरीके से। स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे देश में, सहमति से विवाह करने के लिए बना है, धर्मांतरण करवा के विवाह कराने के लिए नहीं बना है। धर्मांतरण के लिए जो मैंने कहा है, आपने सुना नहीं कि मैंने कहा सख्त सजा दी जाए। नहीं, आपने सुना नहीं भाई, आप क्या पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी सुनिए, एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। रत्नेश मिश्रा जी एक मिनट रुक जाए, पॉइंट टू पॉइंट आते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट चिल्लाने दे। ताहिरा हसन जी एक पॉइंट रख दीजिए, मैं वो सवाल ले लूं। सजा दी जाए। हाँ नहीं, मैं जा रही हूँ, मैंने कहा सख्त से सख्त सजा दी जाए प्रेसिडेंट से। तो सारे लोगों ने सुना यहाँ, फिर उसके बाद ये क्या कहना चाह रही है? चलिए ठीक है, मैं ठीक है, बात आ गई। ताहिरा हसन जी, अतुल यादव जी फाइनल कमेंट आपका। अतुल यादव जी फाइनल कमेंट। अतुल यादव जी बोले। अतुल यादव जी, हाँ बोलिए अतुल यादव जी। हाँ देखिए, जो सरकार है, सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वहां पर जो संस्थान है, संस्थान की गरिमा होती है, और अगर वहां पे नारेबाजी या तोड़फोड़ जैसी घटना जो आपके चैनल के माध्यम से पता चल रही है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और जो केजीएमयू प्रशासन है उसके द्वारा इस संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि अगर यही कार्य अगर विपक्ष कर रहा होता, वहां धरना दे रहा होता या नारेबाजी कर रहा होता, तो केजीएमयू प्रशासन तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराता। तो केजीएमयू प्रशासन को यह ना देखते हुए कि सत्ता पक्ष के लोग हैं और इनको अगर ऐसी छूट दी जाएगी तो अराजकता फैलेगी। मेरा मानना है कि वह जो कानून का दायरा होता है, सबके समान रूप से एक समान होना चाहिए। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो आया ही नहीं इस मुद्दे पे। विपक्ष को तो उस बच्ची के लिए खड़ा होना चाहिए था ना। देखिए, जो गलत, जो रत्नेश मिश्रा जी, जो गलत है वो गलत है। अगर कानून जो देश का कानून है, कानून के दायरे में कभी भी किसी ने भी जबरन धर्मांतरण का कोई भी समर्थन नहीं करता है। आज आपके समक्ष आदरणीय ताहिरा हसन जी के द्वारा सार्थक जवाब दिया गया है, आप उनका जवाब नहीं दे पाए, आप हतोत्साहित हैं, आपके पास जवाब नहीं बन पा रहा है, जवाब रितेश मिश्रा जी, एक बात मैं भी आपसे कहूंगा रितेश मिश्रा जी, जब बातों में तथ्य है तो उसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम लोग कोई चिल्लम चिल्ली करने नहीं बैठे। हम चाहते हैं कि जो बात आए वो सही तरीके से आए, सही तरीके से आदमी अपनी बात रखे, सही तरीके से उस बात पे प्रतिक्रिया आए, संवाद एक अच्छा संवाद हो। चिल्लम चिल्ली नहीं का कोई मतलब नहीं है कि जो समझ ना पाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो मुख्य मुद्दा है, मैं चाहूंगा जो मुख्य मुद्दा है वो उसी पर ही रहना चाहिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि हम विषय बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस विषय पर संजीदगी से बात होनी चाहिए, ना कि इसे तमाशा बनाना चाहिए। देखिए, संजीदगी से बात होना चाहिए, ना कि इसे तमाशा बनाना चाहिए। अंजू प्रजापति जी, अंजू प्रजापति जी,
जी हाँ, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट आपका भी। हाँ ठीक, फाइनल कमेंट। मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया। एजेंडा एक्सपोज हो जा रहा है, सबका एजेंडा एक्सपोज हो गया, सब भाग गए छोड़ के। अंजू प्रजापति जी बोले। जी जो भी कार्रवाई हुई है उचित हुई है, और इस पे जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा कहना होता है, और हमारा आयोग का भी यही प्रयास रहता है कि जितनी भी महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है उनको हम न्याय दिलाएं, और इस तरह की घटनाएं कोई ना घटित हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश मिश्रा जी, अतुल यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिर हसन जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमन गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मांतरण पर एक तरफ धर्म युद्ध है, दूसरी तरफ अपने अपने तरह के तर्क हैं, लेकिन बीसी बनाम अपर्णा यादव, इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।